हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हिंदी भाषा का उद्भव विकास। ये टॉपिक जो है NTA-NET के पाठ्यक्रम इकाई के अंतर्गत दिया हुआ है। तो हम प्रीवियस वीडियो में हिंदी की प्रारंभिक जानकारी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और किस प्रकार से हिंदी संस्कृत से जो संस्कृत के रूप हैं, भाषा बोलियों के, वो निकल कर के बाहर आए और किस प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से हिंदी का जो है उद्भव हुआ, तो उसी हम श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। हम प्रीवियस वीडियो में कई महत्वपूर्ण सामग्री जानकारी देख चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आपकी NTA-NET की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी वीडियो दिया है। साथ ही जो राज्य स्तरीय परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। आज यहाँ हम देख लेते हैं जो जैन अपभ्रंश के जैन कवि हैं, तो उनका हम यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं तो वो आने वाले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वयंभू, और स्वयंभू का समय यहाँ पर बताया गया है 8वीं शताब्दी। आचार्य स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। रामकथा पर आधारित उनकी रचना पयम चरौ, जिसका नाम पद्मचरित अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है। इसे जैन रामायण भी कहा जाता है। रिठ नेमि चरौ, अरिष्ट नेमि चरित, णय कुमार चरयु, नाग कुमार चरित आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं, मैंने बताया है कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नोत्तर मिलने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे और कोई ऐसे प्रश्न नहीं होंगे कि जो आपकी सिलेबस से बाहर हों। दूसरे नंबर पर है पुष्पदंत। इनका समय 11वीं शताब्दी। पुष्पदंत ने 2 खंडों में महापुराण की रचना की, जिसके प्रथम खंड में जैन तीर्थंकरों के चरित्र और उसके द्वितीय खंड में रामायण एवं महाभारत की कथाएं जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार संशोधित करके लिखी हैं। देखिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की और इसकी 2 खंडों में रचना की है। प्रथम खंड में क्या दिया है? प्रथम खंड में जैन तीर्थंकरों के चरित्र और उनसे संबंधित जो है उपयोगी सामग्री दी है। द्वितीय खंड में रामायण और महाभारत की कथाएं जैन धर्म की मान्यता अनुसार संशोधित करके लिखी हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आचार्य देवसेन, और देवसेन का समय 10वीं शताब्दी है। श्रावकाचार के रचयिता आचार्य देवसेन का नाम भी जैन लेखकों में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। आचार्य हेमचंद्र 11वीं शताब्दी इनका समय है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन आचार्य हेमचंद ने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन की रचना करके महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये जो अपभ्रंश के जैन कवि हुए, ये इनका विस्तार था। अब हम आगे देख लेते हैं कि भाषा के संबंध में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। भाषा सतत परिवर्तनशील होती है। कोई भी भाषा जब साहित्यालंब होकर प्रतिष्ठित होती है तो वह व्याकरण के नियमों से श्रृंखलाबद्ध होने लगती है और धीरे धीरे जनभाषा से उसका अलगाव होने लगता है। अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पर हमें नोट करना है कि अपभ्रंश के ही उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जेतेश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में इसका प्रयोग किया था। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार बंशीधर ने अवहट्ट माना। संदेश रासक मैथिल कोकिलकृत कीर्तिलता की भाषा को अद्यमान और विद्यापति ने अवहट्ट माना। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। पुरातन प्रबंध संग्रह की कतिपय अनुश्रुतियों नाथ और सिद्ध साहित्य नेमिनाथ चौपाई बाहुबलीरास स्थूलिमध्य भाग आदि के अलावा संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रोड़ाकृत राउलवेल की भाषा को भी अवहट्ट माना गया है। सन 1000 ईस्वी के आसपास रचित अपभ्रंश साहित्य में देसी शब्दों का प्रयोग इतना अधिक होने लगा था कि हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाममाला के संग्रह करना उचित समझा।
हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्ष्य कर महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रदास शर्मा गुलेरी प्रभृति विद्वानों ने इस भाषा को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया है। अतः हम कह सकते हैं कि सन 1000 ईस्वी के लगभग साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा था। यह हिंदी अपभ्रंश या अवहट्ट थी। तदंतर यही साहित्य की भाषा बनी। पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश या अवहट्ट से ही हिंदी का विकास माना जाता रहा। अब हम देख लेते हैं काव्य भाषा में के रूप में अवधी का उदय और विकास। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिसे अवधी शब्द बना। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान और सवासी प्रमुख हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा का अवध क्षेत्र की भाषा है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने कौशली से ही अवधी को विकसित हुआ मानते हैं। तो देखिए, जो यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुछ विद्वान थे जो भोलाराम तिवारी, बाबूराम सक्सेना और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने कौशली से ही अवधी को विकसित हुआ मानते हैं। प्रश्न इसका बन सकता है कि कौशली से अवधी का विकसित रूप कौन कौन विद्वान मानते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। भोलानाथ तिवारी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अवधी कोई आज की भाषा नहीं, बल्कि पालीकालीन रचना और अभिलेखों से ही अवधी का आरंभिक रूप दिखाई देता है। अवधी के विकास के 3 चरणों में अवधी के विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है आरंभ से लेकर 14वीं ईस्वी तक विकास का प्रथम चरण, 14वीं ईस्वी से 17वीं ईस्वी तक विकास का द्वितीय चरण, 17वीं ईस्वी से आज तक विकास का तृतीय एवं आधुनिक चरण मानते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अवधी के विकास का द्वितीय चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में सूफी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा एवं राम काव्यधारा का विकास हुआ। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम जो है हिंदी में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन रचना काल 1379 ईस्वी सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है। अब आगे हम देखते हैं कि अवधी भाषा का आरंभिक रूप हमें कबीर आदि संतों की सधोकड़ी भाषा में मिलता है, जो वाराणसी के आसपास जीवन यापन करते थे। यह अवधी का असांस्कृतिक और अपरिमार्जित रूप था। तदंतर जायसी आदि प्रेमाख्यान कवियों ने इसे अपने साहित्य का माध्यम बनाकर इसके रूप को कुछ संस्कृत किया। तुलसीदास ने अवधी भाषा को प्रौढ़ता प्रदान की। रामचरितमानस का उत्कृष्ट उदाहरण है। सूफियों की अवधि को ठेठ अवधि अर्थात व्यवहार की अवधि कहा जाता है, जबकि तुलसी की अवधि प्रांजल और परिमार्जित थी, वह संस्कृत निष्ठ थी। तुलसी की अवधि जो थी संस्कृत निष्ठ थी। इस भाषा में प्रबंध रचना की बहुलता थी। पद्मावत, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती श्रेष्ठ प्रबंध काव्य रहे। 19वीं सदी के बाद अवधी भाषा में कोई श्रेष्ठ रचना दिखाई नहीं पड़ती। तुलसी के उपरांत अवधी में रचना होने के बावजूद आधुनिक युग के द्वारका प्रसाद मिश्र रचित कृष्णायन के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं दिखाई देती है। तो जो कृष्णायन के रचयिता हैं द्वारका प्रसाद है। ANT के पेपर में साथियों ये प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि कृष्णायन के रचयिता कौन है? द्वारका प्रसाद मिश्र। यह अवधी की रचना है और आधुनिक काल की रचना है। इसका आपको जो प्रकाशन लेखन समय भी याद रखना है। साहित्य में अवधी भाषा को जायसी तुलसी ने ही परवान चढ़ाया और लगभग उन्हीं के काल में लुप्त सी हो गई। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास।
तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अवधी और ब्रज भाषा के दो मुख्यतः साहित्यिक रूपों का विकास 16वीं सदी में ही प्रारंभ हुआ। इन दोनों में ब्रज भाषा तो समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई, किंतु अवधी में लिखे गए रामचरितमानस का हिंदी जनता में सबसे अधिक प्रचार प्रसार होने लगा। साहित्य के क्षेत्र में अवधी भाषा का प्रचार हो सका। कृष्ण भक्ति की प्रधानता के फलस्वरूप ब्रज भाषा साहित्य में प्रतिष्ठित हुई। श्रृंगार आदि रचना होना इसकी लोकप्रियता का कारण बनी। सूरदास ने 16वीं सदी के आरंभ में इस भाषा को साहित्यिक रूप दिया। इसके पश्चात ब्रजभाषा साहित्य में अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। सूरदास के अलावा नंददास, कुम्भनदास, हित हरिवंश, तुलसी की कुछ रचनाएं, परमानंद, हरिराय, व्यास आदि कवियों ने ब्रजभाषा को उन्नति प्रदान की। रसखान आदि मुसलमान कवियों ने भी ब्रजभाषा में साहित्यिक सृजन कर अपने सरस उद्गारों को वाणी प्रदान की। कृष्ण भक्ति के विस्तार के साथ साथ यह धीरे धीरे समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गई। कौन सी? ब्रजभाषा। दीर्घकालीन कवियों की कविता इसका प्रमाण है। बंगाल में इसे ब्रजबुली इसी का रूप है। भ्रमर गीत सूरसागर का महत्वपूर्ण अंश है। नंददास कृत भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ की ब्रजभाषा में ही लिखा गया। नंददास की प्रसिद्ध रचना रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी हुई है। नंददास की भाषा में अनुप्रासंगिकता, काव्यात्मकता, चित्रोपमता एवं लाक्षणिकता भी दिखाई देती है। जुगलमानचरित कृष्णदास द्वारा रचित छोटा सा ग्रंथ है। परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। द्वादशयस भक्ति प्रताप एवं हितजू को मंगल चित्रभुज दास द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान की दो रचनाएं सुजाना रसखान प्रेम वाटिका ब्रजभाषा में ही उपलब्ध हैं। हित 84 की रचना गोस्वामी हित हरिवंश ने की। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के समर्थक थे। मीराबाई ब्रजभाषा की प्रसिद्ध एवं एकमात्र कवियत्री हैं। माधुर्य भाव की उपासना करना इन्हें पसंद था। किसको? मीराबाई को। युगल शतक का कृष्ण काव्य परंपरा के नाम आदर के साथ लिया जाता है। इसकी रचना श्री भट्ट ने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र रत्नाकर। इसके अलावा आधुनिक काल के प्रमुख ब्रजभाषी कवि उद्धव शतक की रचनाकार, उद्धव शतक के लेखक या रचना लिखने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की। यह आधुनिक ब्रजभाषा का उत्तम ग्रंथ है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, परंतु अपनी साहित्यिक समृद्धि के कारण मध्यकाल में यह भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। रत्नाकर जी की मान्यता थी कि शौरसैनी क्षेत्र की भाषाओं की विशेषता शब्दों का ओकारांत होना है। पूर्व में यह भाषा बंगाल, असम, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, काठियावाड़, उत्तर में पंजाब तक फैली थी, परंतु आधुनिक काल के आते आते ब्रजभाषा कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हो गई। राय कृष्णदास कृत ब्रज रस, जिसके लेखन समय 1936 ईस्वी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी द्वारा रचित कवित्त सवैये और दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दुहावली भी इसी काल की रचनाएं हैं। वियोगी हरि की ब्रजभाषा कृतियों में वीर सतसई, जिसका लेखन समय 1927 ईस्वी, प्रमुख स्थान है। यह राष्ट्रीय भावना की श्रेष्ठ कृति है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ब्रजभाषा में अनेक स्फुट रचनाएं लिखी, किंतु इनके कृतित्व का वैशिष्ट उर्मिला महाकाव्य के 5वें सर्ग में लक्षित होता है। इसमें गृहिणी नायिका की मधुदशा का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। वे स्वप्निल रतियाँ मधुर बेबतियाँ चुपचाप हुए विलीन, हे में बनी आज बिछोह विलाप, साजन संस्मृति नेह की खटक खटक रह जाए, अटक अटक आंसू झरे भरे हृदय निरूपाय। अनूप शर्मा कृत फिर मिलवे 1938 इसका लेखन समय है। में कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन है। यह श्रीमद् भागवत पुराण के संबंध प्रसंग पर आधारित है। इसमें कथानक 75 प्रसंगों में विभाजित है तथा गद्य एवं पद्य दोनों ब्रजभाषा को अपनाया गया है।
काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का विशुद्ध प्रयोग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलता है। अष्टछाप के कवियों द्वारा भी इस भाषा को लोकप्रिय एवं साहित्यिकता प्राप्त हुई। डॉक्टर ब्रजशेखर वर्मा स्पष्ट करते हैं कि ब्रजभाषा की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों से पहले ब्रजभाषा में रचना करने वाले किसी कवि का परिचय इतिहास में नहीं मिलता है। नामदेव की ब्रजभाषा परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है, अतः स्पष्ट है कि अष्टछाप का प्रथम वर्ग ही ब्रजभाषा का आदि कवि वर्ग है और उसमें भी सबसे अधिक श्रेय सूरदास जी को जाता है। सूरदास जी ने ब्रजभाषा को इतना लोकप्रिय बनाया कि तुलसीदास जी, जो कि अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि थे, उन्हें भी ब्रजभाषा में काव्य रचना करने पर विवश होना पड़ा। तुलसीदास जी की रचनाएं जो हैं गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित व नाभा दास कृत भक्तमाल में सुंदर प्रयोग ब्रजभाषा का हुआ है। रामचंद्र का यहाँ तुलसीदास जी की ये जो इनकी रचनाएं हैं ये हमें अंडरलाइन करनी है और इन्हें याद भी करना है। नरोत्तम दास के सुदामा चरित व नाभा कृत भक्तमाल ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। रामचंद्र का रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसके अलावा आदि कृतियां जो हैं केशवदास की, ये भी ब्रजभाषा में ही लिखी गई। ब्रजभाषा अपने क्षेत्र से बाहर भी अति लोकप्रिय रही। रीतिकालीन कवि बिहारी, घनानंद, रसखान, देव, मतीराम, सेनापति भूषण, पद्माकर आदि अन्य सैकड़ों कवियों ने ब्रजभाषा में ही रचनाएं की। हिंदी की किसी भी भाषा को इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी कि ब्रजभाषा को मिली। सिखों के 10वें गुरु ने भी ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी। ब्रजभाषा ने लगभग 600 वर्षों तक हिंदी काव्य पर शासन किया। तो ये हुई हिंदी की जो है भाषा के अपभ्रंश के बाद की जो स्थिति क्या रही भाषा की, वह आपके समक्ष मैंने यहाँ ये बताए। और अन्य जो बची हुई महत्वपूर्ण सामग्री है वो आने वाली वीडियो में आपको दी जाएगी, तो आप इसे पढ़िए और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।